वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी ग्रामर टॉपिक में हम लोगों ने टॉपिक फिनिश किया, जैसे टेंसेस को कंप्लीट किए, वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का, है ना। प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग 50+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट का क्या हो जाए, रिकैपिचुलेशन हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप साथ में कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर टाइप करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड किया जाएगा, आप क्वेश्चन अपना मार्क करेंगे अपने माइंड में या किसी भी तरीके से, ठीक है। और फिर आप मैच करेंगे कि आपकी अप्रोच, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं, क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो सही है कि नहीं, ठीक है। सबका अपना अपना अप्रोच होता है। कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी करते हैं पहले सेंटेंस का, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्शन को समझते हैं, ठीक है। देखिए आपकी क्या अप्रोच है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव लिखा गया व्हाइल ही डैश someone took away his watch, ठीक है। देखिए while का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप टेंसेस पढ़े हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस तो आपको बताया गया था ये चीज, ठीक है। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन इज स्लेप्ट। स्लेप्ट आपको पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, was sleeping, is sleeping या had slept, ठीक है। बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, क्या was sleeping, ठीक है। क्या क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको बताया गया था कि आप बेसिकली लाइफ में देखा जाए ना तो एक बार में एक ही एक्शन कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया कि someone took away his watch। took away कौन सा वर्ब का फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। अब बताइए आप सो रहे होंगे उसी टाइम तो आपका वॉच की चोरी हुई, इसका मतलब आपके सोने का जो एक्शन था सर वो क्या था, वो था कॉन्टिन्यूअस स्टेट में, ठीक है। वो उस टाइम क्या था, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में। और पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वॉज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा तैयार हुआ व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। देखिए व्हाइल ही वाज स्लीपिंग someone took away his watch, ठीक है। जब वो सो रहा था तो उसकी घड़ी किसी ने चोरी कर ली, कोई उसका घड़ी लेकर चला गया। समझ गए आप लोग, ठीक है। आप हिंदी से भी समझोगे वो भी ठीक है, अगर आप एक्शन को समझते हो वो भी ठीक है। जैसे आपकी अप्रोच है, जैसे आप सॉल्व कर पाते हो सब ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सर सेकंड क्वेश्चन, ही डैश टू दैट स्कूल फॉर द लास्ट 2 years। अब देखिए आपको जैसे सेंटेंस में क्या दिखाई देता है, फॉर एंड सिंस के साथ कोई टाइम दिखाई दे। देखिए फॉर के साथ लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। तो आपको आपके माइंड में कौन सा टेंस आया, बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, हैड बीन गोइंग, इज गोइंग, वाज गोइंग या हैड गोइंग। पहली बात आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जैसे कि आप क्या ढूंढते हैं उसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से आपको ये ढूंढना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हो सकता, क्लियर। तो आप ऑप्शन जब एलिमिनेट करना सीख जाएंगे ना कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो आप राइट आंसर पे अपने आप पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए कि ऑप्शन डी कभी हो सकता है क्या, ये तो बच्चा भी 5 क्लास का बच्चा भी बता देगा। हैड के साथ कभी भी आप लिखोगे तो हैड तो परफेक्ट एक्शन को रेफर करता है, हैड के अकॉर्डिंग आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा है, तो पहली बात तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर के साथ लिखा हुआ है टाइम पीरियड, तो आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन की बात की जा रही है। जैसे देखिए कॉन्टिन्यूअस एक्शन बात करते तब तो एक्शन गोइंग ऑन होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में, आप क्या ऐड करते हैं, फॉर एंड सिंस के साथ टाइम, ठीक है। तो फॉर एंड सिंस के साथ टाइम ऐड करेंगे तो एक्शन बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, हैड बीन गोइंग। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही हैड बीन गोइंग। देखिए ही हैड बीन गोइंग टू दैट स्कूल फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है। वह इस स्कूल में 2 सालों से, लास्ट 2 साल से जा रहा था, ऐसा हिंदी में बनेगा। चलिए तो 2 क्वेश्चन आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग आंसर कर रहे हैं ना, आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करते रहना है, ठीक है। फिर लिखा गया आई नो दैट यू डैश ऑफ द आइडिया। देखिए आई नो व्हाट। अब देखिए एक्शन टू प्रेजेंट में देखिए आपको सीक्वेंस भी समझना होता है, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस आपके पास लिखा गया है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना कि वो एक्शन प्रेजेंट में होगा कि पास्ट की बात की जा रही है या आने वाले फ्यूचर की बात की जा रही है। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब भी आप सेंटेंस से गो थ्रू करते हैं तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि बात किस टाइम की कर रहा है ये, क्लियर। तो लिखा गया आई नो यू डैश
गिवन यू डैश अप द आइडिया। अब देखिए आपके पास ऑप्शन में लिखा गया है विल हैव गिवन, बताइए प्रेजेंट में बात की जा रही है तो आगे भी सीक्वेंस प्रेजेंट का होगा, ये फ्यूचर तो ऐसे कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए हैव बीन गिवन की बात करें तो हैव बीन गिवन तो पैसिव का सेंटेंस है, आप लोग पैसिव का भी जानते हैं, ठीक है। आई नो दैट यू गिव अप द आइडिया या यू हैव गिवन अप द आइडिया, आपने इस एक्शन को क्या कर लिया है सर, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मुझे पता है कि तुमने इस बैड हैबिट को क्या कर दिया, छोड़ दिया, इसका मतलब छोड़ने का काम आपने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया। फिनिश कर दिया मतलब एक्शन कहता है सर कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस। तो क्या बनेगा हमारा, यू हैव गिवन अप द आइडिया। समझ गए ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही था ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपके पास है इफ। अब देखिए इफ जैसे ही आपके सेंटेंस में लिखा हो दिखाई देता है, आपके माइंड में कौन सा सेंटेंस आता है सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का आपका 4 कॉन्सेप्ट्स बताया गया था। फर्स्ट लिखा गया इफ इट डैश। अब देखिए बताया गया था कि इफ के साथ हम जो कुछ भी क्लाउज लिखते हैं वो क्या बताता सर, कंडीशन, और उसी का रिजल्ट आगे जिसको हम लोग एक्सपेक्टेड एक्शन बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बी शैल स्टे, देखिए शैल, बिल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना, बिल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। जब रिजल्ट फ्यूचर में, तो रिजल्ट फ्यूचर में कब आएगा, जब आप कंडीशन को किस में रखोगे, कंडीशन को प्रेजेंट में रखेंगे। तो कंडीशन प्रेजेंट में रखने के लिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या सेंटेंस तैयार होगा, इफ इट रेन्स। समझ रहे हैं, ये ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गई ये सब। बस आपको क्या कंडीशनल सेंटेंस का जो मिस अरेंजमेंट नहीं करना है टेंस का, आपको पेयरिंग पता होना चाहिए। देखिए कंडीशन को रखा गया किसमें सर, प्रेजेंट में, तभी तो रिजल्ट फ्यूचर में मिल रहा है ना। आपको 4 फॉर्मूला बताया गया था, जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड किए हैं ना रेगुलर, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप जानते हो तो फिर चलिए नेक्स्ट आपके पास है सर 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया इट इज टाइम। देखिए इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग टेंस में भी डिस्कस किए, कंडीशनल सेंटेंसेस बताया गया तो उसमें भी डिस्कस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे इट इज टाइम, तो इट इज टाइम के बारे में आपको 4 कॉन्सेप्ट बताया गया था, ठीक है। इट इज टाइम के बाद कोई भी सब्जेक्ट, जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट की बात की जा रही है तो ये इमेजिनरी सिचुएशन होने की वजह से यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, बताइए। इट इज टाइम यू गो टू बेड, इट इज टाइम यू टू गो टू बेड, इट इज टाइम यू गॉन टू बेड, इट इज टाइम यू वेंट टू बेड। पहली बात तो 2 ऑप्शन ऐसे इलिमिनेट हो गया, ये तो हो नहीं सकता, यू के बाद डायरेक्टली गोन, बिल्कुल गलत हुआ। गॉन तो हम तभी लिखेंगे जब हैव के साथ हो, ठीक है। अब देखिए इट इज टाइम यू गो टू बेड या इट इज टाइम यू वेंट टू बेड, जब भी सेंटेंस इमेजिनरी बनता है तो उसमें हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं सर, सेकंड फॉर्म। ये भी कैंसिल हो गया। आपको याद है कुछ, ठीक है, बताया गया था ये सारे कॉन्सेप्ट को। इट इज टाइम के बाद जब कोई भी सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है तो उसके बाद हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्यों मेंशन करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को डील किया गया था, ठीक है। चलिए फिर आपके पास लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2, ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ऑल्दो द पुलिस डैश एवरी प्रिकॉशंस द रॉबर्ट मैनेज टू एस्केप। देखिए सेंटेंस को मीनिंग समझिएगा। ऑल्दो द पुलिस डैश एवरी प्रिकॉशन, हालांकि पुलिस ने सारे प्रिकॉशंस लिए, ठीक है, सारी सावधानियां बरती, लेकिन फिर भी चोर भाग गया। देखिए यहाँ पे मैनेज्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। मैनेज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, मतलब एक्शन पास्ट की क्या जा रही है। तो बताइए प्रिकॉशन पुलिस वालों ने तो पहले लिया होगा, उसके बाद चोर के भागने का काम हुआ। इसका मतलब पुलिस का पहले से प्रिपेयर रहना वो कैसा एक्शन है सर, वो है प्रीसीडिंग एक्शन। कैसा एक्शन है, प्रीसीडिंग एक्शन, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग लिखेंगे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस तैयार हुआ, ऑल्दो द पुलिस हैड टेकन एवरी प्रिकॉशन द रॉबर मैनेज टू एस्केप। हालांकि पुलिस ने सारी सावधानियां बरती लेकिन फिर भी चोर भाग गया। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए हिंदी भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब आप एक्शन को समझते हो ना तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। जब आप एक्शन को समझते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके बेसिस पे आप आंसर मार्क करते हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए फिर आपके पास लिखा गया सर 7 में, इफ यू डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। देखिए आई वुड हैव अटेंडेड, तो आपको कंडीशनल का एक और कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। देखो आपको बताया गया था इफ क्लाउज इन प्रेजेंट, फिर बताया गया था इफ क्लाउज इन पास्ट, फिर आपको बताया गया था इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट। बताइए तो इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट का है ना, रिजल्ट लिखा गया वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इधर होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तैयार हुआ हैड इनवाइटेड, ये भी कैंसिल, ये सही हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। आपको बस याद होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहता बिल्कुल आप सही कर पाते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन था कंडीशनल सेंटेंसेस का, ठीक है, बाकी वर्ब टेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए
तो ये सारा कुछ आपको समझ में आया है ना। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने इस 7 में सही किया। अभी हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन तक चलेंगे, ठीक है। आपको साथ में बने रहना है, क्वेश्चन टाइप करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सारी चीजें में क्लियरिटी आती है, ठीक है। आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा जितना भी हम लोगों ने कवर किया है। ओके, तो फिर एक नजर देखिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइस, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई वेंट टू द बाथरूम डैश माई क्लॉथ्स एंड हैड अ नाइस बाथ। देखिए सेंटेंस समझ में आ रहा, आई वेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ सर? सेकंड फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन से एक्शन की बात की जा रही है? कॉन्सिक्यूटिव एक्शन, ठीक है। एक के बाद एक हो रहा है लगातार, बिल्कुल। उसके बीच का जो टाइम गैप है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बीच का जो टाइम गैप है उसको क्या किया जा सकता है? नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली कॉन्सिक्यूटिव एक्शन है। आई वेंट टू द बाथरूम, कोई बंदा गया बाथरूम में, ठीक है। डैश माई क्लॉथ्स एंड हैड अ नाइस बाथ। देखिए हैड भी वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ यहाँ पे? सेकंड फॉर्म। कंफ्यूज नहीं हो गए, हैड अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होता है मेन वर्ब में, है ना। बताइए तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? टेकन ऑफ, टुक ऑफ, हैड टेकन ऑफ या टेक ऑफ? बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चे ठीक बोल रहे हैं सर, ऑप्शन बी होना चाहिए, टुक ऑफ। क्यों? क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एक के बाद वो हो रहा है, उसके बीच के हम टाइम गैप को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो बंदा गया बाथरूम में, ही वेंट टू द बाथरूम, अपना क्लॉथ्स उतारा, टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ठीक है ना। जैसे आप बाहर से घर में आए, You entered the room and you took off your shoes. You took off your shoes. बताइए, आप रूम में एंट्री की और अपने जूते को उतारे, ठीक है। took off your shoes, देख रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव एक्शन है। टाइम गैप को क्या कर सकते हैं हम लोग? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो I went to the bathroom, took off my clothes, ठीक है। took off का मतलब क्या होता है? उतारना। जैसे आप शूज अपने फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं टुक ऑफ, ठीक है। ये ऑफ कहीं भी आ जाएगा ना तो इसका मतलब सेपरेशन से रिलेटेड होता है। क्या होता है? सेपरेशन। कोई चीज किसी चीज से सेपरेट हो रहा होता है। चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द गर्ल्स डैश वॉलीबॉल फॉर 2 hours। देखिए जैसे ही आपको सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपके बस इस चीज पे ऑब्जर्व करोगे, क्या दिखाई दे रहा है? फॉर, और फॉर के बाद क्या दिखाई दे रहा है? टाइम पीरियड, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जा रही है। बताइए कौन से एक्शन में, कौन से टेंस का एक्शन है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर कि जब भी फॉर एंड सिंस के साथ हम लोग टाइम पीरियड मेंशन करते हैं तो टाइम मेंशन करने वाला जो एक्शन होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चीज तो आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो आगे से हमें कोई उतना मतलब भी नहीं है, ठीक है। ऐसे आगे लिखेंगे तो एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड येट। अच्छा, एक येट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। येट का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, सब कुछ बताया गया टेंस में बेसिकली, कि जब कोई भी एक्शन आप प्रेजेंट में अभी कंप्लीट नहीं किए हो, जैसे बोलेगे कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो आप बोलोगे कि सर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क येट। क्या बोल दिया सर? आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क येट। अभी तक मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है ना। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप क्या बोलोगे? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क, ठीक है। इस टाइप से बस येट का ये फंक्शन है कि वो सेंटेंस में नेगेटिव, जब आप भी नेगेटिव कुछ बोलना चाहते हैं तब वो येट का यूज किया जाता है। चलिए, और परफेक्ट एक्शन में, कौन सा एक्शन में सर? परफेक्ट एक्शन में। ये चीज आप समझ में आए। यहां पे हमको काम करना है कि फॉर के साथ जब टाइम पीरियड आ गया तो एक्शन होना चाहिए सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। बताइए ऑप्शन ए होगा? बिल्कुल नहीं, कैंसिल हुआ। ऑप्शन बी नंबर प्लेड, बिल्कुल नहीं, ये भी कैंसिल हुआ। आर प्लेइंग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? हैव बीन प्लेइंग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या लिखेंगे? हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। समझ गए ना? तो सेंटेंस हमारा बना, द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग, द गर्ल्स हैव बीन playing volleyball for 2 hours and they have not finished yet, ठीक है। वो 2 घंटे से वो लोग क्या कर रही है? वॉलीबॉल खेल रहे हैं और अभी तक वो लोग का कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन वी हैव, द लीव्स ऑफ द ट्री डैश ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन्स दिस ईयर, ठीक है। एक पेड़ है, उसकी पत्तियां अभी भी हरी है लेकिन बारिश नहीं होने के बावजूद भी। देखिए अब यहाँ पे समझना है, आपके पास ऑप्शन लिखा गया सर इज, आर, वर एंड वाज। बताइए, अच्छा ये चीज आपको समझ में आएगी? प्रेजेंट में कोई बंदा ये चीज सेंटेंस बोलेगा कि पास्ट में बोलेगा? खुद ही बताइए आप। तो देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर प्रेजेंट की बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में ही तो किसी चीज को ऑब्जर्व करके बोलोगे ना। तो पहली बात तो 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, वाज एंड वर तो कैंसिल, ठीक है ना। तो अब आपके पास इज एंड आर में सेलेक्ट करना है, ठीक है। इज एंड आर में सेलेक्ट करना। अब बताइए इज होगा कि आर होगा? तो इज होगा, है ना।
बिल्कुल गलत हो गया, इज नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस ट्री के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, जो कि सिंगुलर है तो इज लिख देते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर दिया जाता है तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा है ये है ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा है लीव्स। अब बताइए लीव्स सिंगुलर है सर कि प्लूरल है? तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो लीव्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे? आर। समझ गया ना? तो सेंटेंस हमारा बना द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन्स दिस ईयर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इफ। देखिए फिर से आ गया सर इफ। तो इफ आ गया मतलब सेंटेंस हमारा कंडीशनल है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। लिखा गया इफ द प्लेयर हैड प्लेड, इफ द प्लेयर हैड प्लेड वेल दे डैश द मैच। तो आपको क्या करना होता है? इसमें दोनों तरफ बैलेंस करके चलना होता है बेसिकली, ठीक है। देखिए इफ द प्लेयर हैड प्लेड, देखिए हैड के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है तो बताइए कौन सा एक्शन की बात की जा रही है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन की बात की जा रही है कि इफ द प्लेयर हैड प्लेड वेल, अगर वो प्लेयर अच्छे से खेले होते तो मैच जीत जाते, लेकिन मैच जीते नहीं। ये पास्ट का एक अनफुलफिल्ड विश है। समझ गया ना? तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? वॉन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बीन हो सकता है? नहीं होगा, ठीक है। वुड बीन? बिल्कुल गलत। क्या हुआ? वुड हैव बीन। आपको बताया गया था कि जब इधर परफेक्ट उधर वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जब इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो आगे हम वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यही आपको मैनेज करके चलना होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सर? वुड हैव वॉन द मैच। समझ रहे हैं आप लोग? सारा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आना चाहिए कि इधर परफेक्ट में लिखा गया तो उधर वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे लिखा होता ना इफ द प्लेयर प्लेड वेल, अगर ये हैड नहीं होता, अगर ये हैड नहीं होता, प्लेड लिखा हुआ होता ना तो आगे हम वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रहे। देखिए अभी सिर्फ बता रहे, क्लासेस में सबके पीछे रीजन बताया गया है ना, क्लासेस में सबके पीछे कॉन्सेप्ट बताया गया, रीजन ऐसा होता क्यों है जो। चलिए फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी है, आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। देखिए ये चीज समझ में आ गया, आई हैव नॉकिंग फॉर द डोर, आई हैव नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नोबडी डैश इट। देखिए सर इट येट का कॉन्सेप्ट फिर से आया, इसका मतलब एक्शन नेगेटिव है, ठीक है ना। मैं 10 घंटे से गेट नॉक कर रहा हूं लेकिन अभी तक किसी ने खोला नहीं है, अभी तक किसी ने डोर ओपन नहीं किया। अगर हिंदी में सोचोगे तो ऐसा ही तो आप सोचोगे, ठीक है। तो किसी ने नहीं खोला मतलब एक्शन को परफेक्ट नहीं किया है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। परफेक्ट एक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सर? हैज ओपनड। तो सेंटेंस तैयार हुआ, आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नोबडी हैज ओपनड इट। समझ गया ना? मैं 10 मिनट से क्या कर रहा हूं? गेट नॉक कर रहा हूं लेकिन किसी ने अभी तक खोला नहीं है, ये समझ गए। लास्ट सेंटेंस वी हैव 2 years ago। देखिए कुछ याद आया एगो को देखकर? कुछ भी बात रहे, एगो 2 years ago 5 years ago, है ना। तो किस बात की? पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। तो पास्ट एंड डेफिनेट होना चाहिए। 2 years ago बी spend a Monday, बी spent a Monday, बी were spending a Monday, या बी will spend। तो बिल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया सर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। 2 years ago बचा क्या? स्पेंट। वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे, है ना। आपको साथ साथ कमेंट करते चलना है। चलिए तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया इतना क्वेश्चन, ठीक है। अरे हुआ क्या ना, हम लोग सोचे थे कि क्या प्रोजेक्टर पे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आसानी से होता जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऐसे लिख कर करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए जहां तक हो पाता है हम लोग साथ में करते हैं। ओके चलिए यहाँ तक समझ में आया तो एक नजर देखिए, फिर और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ओके कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन वी हैव वुड डैट आई डैश द किंग। आपको कुछ याद है कॉन्सेप्ट किस चीज का? इमेजिनरी सिचुएशन का। वुड डैट या बोला गया था आई विश, ठीक है ना। इफ आई वर अ किंग, ऐसा सेंटेंस बना था। इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, इफ आई वर अ मिलियनियर, ऐसा सेंटेंस आपने बनाया था कि नहीं? ठीक है बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? वुड डैट या आई विश, कुछ भी इस टाइप का इमेजिनरी सिचुएशन, या इफ आई से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आई डैश द किंग, आई वॉज द किंग, आई हैव बीन द किंग, आई वर द किंग, या आई एम द किंग। खुद बताइए, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है ना। आई वर इमेजिनरी सिचुएशन होता है। इफ आई वर अ किंग, एम भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, और वॉज तो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है।
ये चीज हो गया, वर हमारा सही हुआ। इफ आई वर, है ना, इस टाइप से सेंटेंस बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें लाइफ में। इफ आई वर द यू नो, इफ आई वर योर फ्रेंड, इफ आई वर यू, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस आपको बताया गया था। चलिए नेक्स्ट है सर 15 नंबर क्वेश्चन, यू हैड बेटर डैश एट वंस। चलिए ये सबको बताना है, बताइए। यू हैड बेटर स्टार्ट एट वंस, यू हैड बेटर स्टार्टेड एट वंस, यू हैड बेटर स्टार्टिंग एट वंस एंड यू आर बेटर टू स्टार्ट एट वंस। बोलिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर यू हैड बेटर स्टार्टेड एट वंस। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन गलत हो गए। ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि इस हैड है, तो हैड के बाद तो हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और स्टार्टेड को सही कर देंगे। ठीक है, बट ये रॉन्ग हो गया सर। आपको पता होना चाहिए कि हैड बेटर जो वर्ड है ना, ये जो हैड बेटर फ्रेज है, ये अपने आप में क्या है, एक मॉडल्स है। ठीक है, एक मॉडल है, मॉडल एक्चुअली, जो कि शुड के सेंस में यूज होता है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मॉडल एक्चुअली की बात करोगे तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, बेस फॉर्म। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म का जो ओरिजिनल बेस फॉर्म जो होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, तो यू हैड बेटर क्या होना चाहिए, स्टार्ट। यू हैड बेटर स्टार्ट एट वंस। आपको एकदम माइंड में आना चाहिए, यू हैड बेटर जब लिखा हुआ है तो हैड बेटर, ये हैड के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। हैड बेटर अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो कि किस सेंस में यूज होता है सर, शुड के सेंस में। ठीक है, चलिए उसका शुड का सेंस आता है, लेकिन और मीनिंग का फर्क आता है। चलिए देखिए, लेकिन ये मॉडल्स है तो आपको पता चलेगा, मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इस वजह से क्या लिखा जाएगा, स्टार्ट एट वंस। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ना, यू शुड स्टार्ट एट वंस, यू शुड स्टार्ट, है ना, ऐसा बोलता है। चलिए नेक्स्ट है सर 16 नंबर, द बॉयज डैश टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। देखिए अनलेस का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अनलेस ऑलरेडी क्या है, अनलेस क्या होता है अपने आप में नेगेटिव होता है ना। अनलेस अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव बेसिकली। ठीक है, इसमें ऑलरेडी नॉट का मीनिंग छिपा हुआ था, इसका मतलब जब आप इसमें नॉट यूज कर दोगे तो क्या हो जाता है सर, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, आपको बताया गया था। ठीक है, तो द बॉयज, देखिए प्रेजेंट की बात की जा रही है। एवरी नाइट अगर कोई एक्शन करता है, देखिए एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, डेली, है ना, इस टाइप का जब भी आपको सेंटेंस में कुछ दिखाई देता है वर्ड जो कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, तो जब डेली कोई काम को कर रहे हो तो वो क्या है सर, आपकी हैबिट है। ठीक है ना, हैबिट है तो क्या लिखोगे, द बॉयज वॉच टेलीविजन डेली। बॉयज के अकॉर्डिंग हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे तो वॉच हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, पास्ट है नहीं हो, ये भी नहीं, और ये वॉचिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि वॉचिंग तो तभी होता है जब ईजीएमआर के साथ लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए तो क्या लिखा गया, द बॉयज वॉच टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। ठीक है, जब उन लोगों के पास होमवर्क नहीं होता है ना तो वो डेली नाइट क्या करते हैं, मूवी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है सर 17 नंबर, आई एम अ मर्चेंट, आई डैश राइस एंड व्हीट। बताइए, I am a merchant, I sell rice and wheat, I sold rice and wheat, I had sold, या I shall be selling। खुद बताइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर I sell। ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज हुआ ना, you are a student, you study, है ना, यू आर स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू गो टू स्कूल, आई एम अ टीचर, आई टीच, सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो सिमिलरली आई एम अ मर्चेंट, अगर कोई बंदा बोल रहा है आई एम अ मर्चेंट, तो वो क्या करता है, आई सेल राइस एंड व्हीट, मैं बेचता हूँ ये चीज, मतलब प्रेजेंट में, तो ये सही हुआ, सोल्ड गलत हुआ, हैड सोल्ड भी गलत और ये भी गलत। समझ रहे ना, वो अपना प्रेजेंट का एक स्टेट बताया कि मैं मर्चेंट हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो आई सेल। चलिए नेक्स्ट है सर, डच पीपल। देखिए डच पीपल डैश हाई वॉल्स एंड अराउंड द वॉल्स एंड अराउंड होलैंड कोस्ट। ठीक है, वॉल्स अराउंड होलैंड कोस्ट। देखिए डच पीपल, पास्ट की बात की जा रही है कि पास्ट में उन्होंने ये दीवार बनाया, तो देखिए पास्ट का किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी, उन्होंने पास्ट के किसी पॉइंट पे बताया होगा, है ना, 1992 में बनाया, 1984 में बनाया, जब भी बनाया होगा तो वो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ। पास्ट का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, क्या बोला गया सर, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस या इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो बताइए 1947 अपने आप में क्या है, 1947 अपने आप में पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम हुआ। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, डच पीपल मेड द हाई वॉल। ठीक है, मेड हाई वॉल्स, इसका मतलब ये भी कैंसिल। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये सही हुआ। समझ रहे ना, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे बनाया होगा। चलिए फिर लिखा गया सर, मारिया डैश एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, इट इज एट 10 AM टुमारो। ठीक है, मारिया के लिए अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से मिलने का, तो प्रेजेंट में उन्हें उसने अपॉइंटमेंट लेने का एक्शन को क्या कर लिया, डन किया, मैं अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ, ऐसा वो बोलेगी, है ना, और कल उसे 10 बजे जाना है, तो अपॉइंटमेंट ले लेने का काम डन हो गया। इसका मतलब एक्शन परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सर, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस बनेगा मारिया हैज मेड एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, इट इज एट 30, है ना, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हैज मेड अपने आप में सही हुआ।
समझ रहे हैं आप लोग। चलिए लास्ट सेंटेंस वी हैव सी वॉज डीफ। देखिए कोई बंदा डीफ, डीफ का मतलब जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड हो, जिसे सुनाई नहीं देता है, तो सी वॉज डीफ, सी डैश द टू स्पीक, ठीक है, वो उसे सुनाई नहीं देता था, इस वजह से वो बोलना सीख नहीं पाई, ऐसा सेंटेंस पढ़ रहा है। बताइए सी हैड नॉट लर्नड, बिल्कुल गलत हुआ। सी वो बताइए, खुद ही बताइए आप लोग। सी वॉज डीफ, ठीक है, वो क्या है, उसे सुनाई नहीं देता, सी वॉज हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, इसका मतलब इस वजह से वो बोलना भी नहीं सीख पाई, तो बोलना नहीं सीख पाई, सीखना तो एक एबिलिटी होता है, एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कुड, है ना, पास्ट की बात की जा रही है तो कैन का पास्ट क्या हो जाता है सर, कुड, तो सेंटेंस बनेगा कुडंट, ठीक है ना, कुडंट लर्न टू स्पीक। यहां तक आप लोग समझ गए, है ना। चलिए तो एक नजर देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, एक नजर देखिए, फिर और क्वेश्चंस को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव, लिखा गया सी डैश एवरीथिंग इन द गार्डन एंड रैन इनटू द हाउस, ठीक है, आपके पास ऑप्शन में लिखा गया है हैव बीन टचिंग, कुड टच, माइट बी टच्ड और टच्ड, ठीक है। हिंदी में अगर समझेंगे तो लिखा गया सी डैश एवरीथिंग, एक गर्ल है कोई भी, ठीक है, वो दौड़ते हुए गार्डन में गई, वो हर एक चीज को टच करते हुई, ठीक है, और फिर घर में चली गई, ऐसा सिचुएशन है। इसका मतलब दोनों का दोनों एक पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही है, पास्ट में भी ऐसा एक्शन हुआ, तो मार्केट में गई, तो मार्केट सॉरी गार्डन में, मार्केट में नहीं, ठीक है, तो गार्डन में जाना भी क्या था सर, पास्ट ही था ना, तो पास्ट एंड डेफिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑब्वियसली, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सी टच्ड, समझ रहे हैं ना, सी टच्ड एवरीथिंग इन द गार्डन एंड रैन इनटू द हाउस। पता है हैव बीन टचिंग का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है, माइट बी टच्ड ये तो पैसिव में चला गया, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, और ये भी कोई, समझ रहे हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग सकता है कि इतना लेंदी क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन अब सिंपल क्वेश्चन कितना दिन तक बनाते रहोगे, ठीक है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर लिखा गया सर 22 नंबर क्वेश्चन, फिर लिखा गया ही सेड एज इफ ही डैश एन एम्पेयर, ऐसे लिखा गया। अब बताया गया था आपको कि जैसे ही सेंटेंस में एज इफ का यूज होता है, ठीक है, या बोल रहे बंदा आई विश, वुड डैट, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन बनता है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनता है, आपको बताया गया था ऐसा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट हो ना, आप ध्यान से सुनोगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही हो, आई हो, वी, दे, वट एवर द सब्जेक्ट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ वर का यूज करेंगे अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है, सिर्फ वर का यूज करेंगे, इसका मतलब बोला जा रहा है ही सेड एज इफ ही वर एन एम्पेयर, ये बोल रहा है, एक बंदा बोला कि काश मैं एक राजा होता, इफ आई वर एन एम्पेयर, समझ रहे हैं ना, वर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी है, आपको टाइप करना है आंसर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइप नहीं कर रहे हैं, आप लोग टाइप करते चलिए आंसर, ठीक है, आप सोचिए, टाइप कीजिए आंसर को, इससे एक फ्लुएंसी आती है, ठीक है, क्लैरिटी आएगी आपके कॉन्सेप्ट में। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 23 नंबर, इफ आई टुक होल्ड द समथिंग इलेक्ट्रिफाइड, इफ आई टुक, जैसे टुक को देखेंगे, टुक वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आप लोग बताइए पहले, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ ना, इफ आई, देखिए इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कौन सा कंडीशनल है, पास्ट का कंडीशनल, इफ क्लॉज इन पास्ट में लिखा गया। तो आपको बताया गया था सर कि कंडीशनल, जब कंडीशन वाला सेंटेंस जब पास्ट एंड डेफिनेट में लिखा जाएगा तो आगे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी तो आपको ऐसा बोल रहे, क्लास में सारे कुछ बताएं कैसा होता क्यों है, ठीक है ना, अगर क्लास में आप देखोगे तो क्लास पहले अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो ज्यादा अच्छे से, है ना। तो इफ आई टुक होल्ड ऑफ समथिंग इलेक्ट्रिफाइड, द इलेक्ट्रिसिटी डैश थ्रू माई बॉडी इनटू द ग्राउंड, ठीक है, इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उधर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन में है क्या वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल हमें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी लिखा हो रहा है इसको हटाओ ना, हमें सिर्फ इस ऑप्शन से मतलब है सर, कोई दिक्कत क्या, जितना ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उतना क्लैरिटी आएगा, उतना ज्यादा आप फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग उतना ज्यादा डेवलप होगा आपका, ठीक है। चलिए कितना भी अगर इंग्लिश की बात करें तो कितना भी रटने से नहीं होता है, रूल वगैरह ग्रामर का रूल रटने रहो, ठीक है, तो फेल हो जाओगे आप, है ना, हमेशा आप क्वालिफाई नहीं कर सकते क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप सेंटेंस को पढ़कर समझ नहीं पा रहे हो ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे इतना लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन, सी डैश वॉचिंग हॉरर मूवीज ऑल्दो सी हैड नाइटमेयर्स आफ्टर नाइट। देखिए थोड़ा सा हिंदी भी बोल देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो तो, यहाँ पे बोला गया सर कि सी डैश वॉचिंग हॉरर मूवी ऑल्दो सी हैज नाइटमेयर, नाइटमेयर समझते हैं आप लोग, नाइटमेयर जो रात में बैड ड्रीम्स आते हैं, बैड बुरे सपने जो आते हैं, भूत पिशाच वाला, है ना,
डेविल वगैरह का मॉन्स्टर, आप लोग हॉरर मूवी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे भूत वाला मूवी जिसको बोलते हैं ना, देखते हैं तो रात में सपना आता है ना कि भूत घूम रहा है घर में, ऐसा आता है। ठीक है, तो एक बच्चा है, बच्चा नहीं आई थिंक बच्ची ऐसी लिखा हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं, उसका हैबिट है कि वो डेली क्या करे, रात में हॉरर मूवी देखकर सोती है। ऑल दो यहाँ तक कि उसको रात में डेली सपना आता है भूत वाला, फिर भी देखती है। बताइए, तो प्रेजेंट में उसका क्या है सर? प्रेजेंट में उसकी हॉरर मूवी देखनी एक हैबिट है, हॉरर मूवी देखना उसका क्या है, एक हैबिट है। तो हैबिट बताने के लिए हम लोग क्या फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यह भी कैंसिल हो गया। सी के अकॉर्डिंग लाइक यूज करोगे क्या? सी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? लाइक्स यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे? सी लाइक्स वॉचिंग मूवी। समझ रहे हो, ये वॉचिंग क्या है? वॉचिंग जेरंड है, ये भी समझना आपको। सी लाइक्स वॉचिंग मूवी, आई लाइक डांसिंग, आई लव टीचिंग, ऐसा सेंटेंस बोलते थे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे आपके पास है ऑप्शन। देखिए बहुत सारे बच्चे सही टाइप किए हैं ना, लाइक्स, बिल्कुल गुड। चलिए आगे है, he dash both hands as high as he could above his head। मतलब क्या बोला जा रहा है ना कि एक लड़का है जो अपना हाथ उठाता है, दोनों हाथ इतना, मतलब जितना ऊंचा वो उठा सकता है उतना वो उठाया, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो देखिए कुड के साथ, कुड तो बहुत मतलब पास्ट की बात कर रहा होता है। ठीक है, देखिए आप कोई भी मोमेंट को कब मेंशन करेंगे, जब आप पास्ट में उसको एक्सपीरियंस कर लिए। हम बोल रहे हैं कि उस बंदे ने अपना हाथ उठाया जितना वो उठा सकता था, तो कब उठाया, वो कब उठाया होगा? वो पास्ट में उठाया होगा। जो टाइम बीत गया उसी टाइम की ना हम बात कर रहे हैं, तभी तो हम जानते हैं कि उसने ऐसा किया। मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब पास्ट एंड डेफिनेट की बात करेंगे। पास्ट एंड डेफिनेट वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे सर? सेकंड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? ही रेज्ड। क्या बोला गया? रेज्ड। रेज का मतलब होता है उठाना, आवाज उठाना, क्वेश्चन। जैसे बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो क्या बोलोगे? ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ही रेज्ड, रेज का मतलब होता है प्रश्न उठाना। ठीक है, चलिए कुछ भी, हाथ उठाना, प्रश्न उठाना, कुछ भी। चलिए तो रेज हो गया, ये भी कैंसिल हो गया सर, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत सारे स्टूडेंट सही टाइप किए हैं। चलिए आगे है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आई शैल नॉट रीच द शॉप्स बिफोर दे डैश। देखिए ये भी एक तरीके का कंडीशन है, यहाँ पे देखिए कंजंक्शन का यूज हुआ है ना, आई शैल नॉट रीच। देखिए वो विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, रिजल्ट फ्यूचर में लिखा हुआ है ना, उधर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल समझ गए आप लोग कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर का रिलेशन होता है। कभी भी फ्यूचर का रिलेशन पास्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है किस पे सर? आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे। आपके पास्ट से फ्यूचर का कोई भी वास्ता नहीं होता है, इस वजह से पास्ट एंड फ्यूचर का कोई रिलेशन नहीं, हम लोग फ्यूचर एंड प्रेजेंट का रिलेशन। ठीक है, तो इधर फ्यूचर तो उधर प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट के लिए दे के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो क्लोज्ड, ये भी बोलना गलत हुआ, ये भी बोलना गलत हुआ, ये भी बोलना गलत हुआ, ये बोलना सही हुआ। तो क्या बोलेंगे? दे क्लोज। समझ रहे हैं ना आप लोग? साथ साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, सारी चीज आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, यहां तक समझ गए? चलिए तो एक नजर देखिए और सारे क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वी हैड बेटर डैश सम प्लान्स फॉर डिस्पोजिंग इट ऑल। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हैड बेटर आपके पास ऑप्शन में दिया होगा सर, मेड, मेक, टू मेक या बीन मेकिंग। बताइए क्या होगा? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इस हैड को देखकर लिख देंगे क्या? मेड। ठीक है सर, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गए। क्लियर? आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हैड बेटर की बात करें तो हैड बेटर अपने आप में एक मॉडल है। क्लियर? जो कि स्टूड के सेंस में यूज होता है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे इस चीज को। ठीक है, तो जब ये मॉडल एक्चुअली है तो आपको बताया गया कि कोई भी मॉडल्स की बात करेंगे तो उसके जस्ट बाद आप वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे। जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, तो वर्ब का बेस फॉर्म होता है इनफैक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। इसका मतलब मेड अपने आप में कैंसिल हो गया। ठीक है, टाइप कर रहे हैं ना आप लोग आंसर, आपको आंसर टाइप करते रहना है। ठीक है, ठीक है, ये मेड कैंसिल हो गया, टू मेक। ठीक है, और उसके बाद आप मैच करेंगे, है ना। चलिए तो ये मेक हो गया यहाँ पे सही, कोई दिक्कत क्या? क्यों हुआ तो समझिए ना। हैड बेटर आपको कभी भी दिखा हो तो हैड के अकॉर्डिंग आप थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। हैड बेटर जब एक साथ लिखा जाता है तो ये फ्रेज मिलकर सूट का सेंस तैयार करता है। ठीक है, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी तो इसके बाद आप वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे, इस वजह से लिखा गया we had better make some plans for disposing it all। ठीक है ना, disposing। नेक्स्ट है सर, सी डैश फॉर द पुअर एंड द सिक फॉर 10 years। बताइए
बताइए कौन सा ऑप्शन, सी वर्क्स फॉर, सी विल वर्क, सी हैड बीन या सी हैज बीन वर्किंग, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये फॉर के साथ टाइम पीरियड लिखा हुआ है ना, तो फॉर के साथ जब टाइम पीरियड लिख दिया गया तो मतलब एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चला गया। जब एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो आप क्या लिखेंगे, हैज बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो सेंटेंस हमारा तैयार होगा सी हैज बीन वर्किंग। कोई दिक्कत क्या, सी हैज बीन वर्किंग। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइट है, ठीक है, बिल्कुल गुड। सी हैज बीन वर्किंग फॉर द पुअर एंड द सीक फॉर 10 years, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया है ना, ये ऑप्शन आपका राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इट इज टाइम वी डैश द लैडर होम, बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास गॉट, गेट, विल गेट एंड आर गेटिंग, बताइए सर क्या होना चाहिए। इट इज टाइम का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था जब भी, है ना, इट इज टाइम से सेंटेंस से स्टार्ट होता है, आपके पास 4 कॉन्सेप्ट दिया गया था। इट इज टाइम के जस्ट बाद अगर कोई सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है तो उसके जस्ट बाद हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्यों, क्योंकि एक इमेजिनरी सिचुएशन तैयार होता है। अगर इट इज टाइम के बाद, ठीक है, टू लिखा हुआ है तो टू के बाद आप फॉर्म लिखोगे, इट इज टाइम टू वॉच मूवी, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट्स टाइम टू हैव फन, व्हाटएवर कुछ भी बोलते हैं ना, लेकिन इट इज टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट लिखा होता है, ये इमेजिनरी सिचुएशन चला जाता है, इसी वजह से वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने टेंसेज में भी डिस्कस किया था और कंडीशनल सेंटेंसेज में भी डिस्कस किया था, 2 जगह पे सेम कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। ठीक है, तो सेंटेंस तैयार हुआ, इट इज टाइम वी गॉट द लैडर होम। कोई दिक्कत क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सही हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे है सर, पैसेंजर्स, बताइए क्वेश्चन नंबर 30। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, बताइए पैसेंजर्स, पैसेंजर्स इज नॉट अलाउड, पैसेंजर्स वाज नॉट अलाउड, पैसेंजर्स हैज नॉट अलाउड, ठीक है, या पैसेंजर्स यहाँ पे लिखा हुआ था सर आर, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर्स इज नॉट अलाउड, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड, पैसेंजर हैज नॉट अलाउड या पैसेंजर्स विल नॉट अलाउड, बताइए क्या होगा। तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, यू आर नॉट अलाउड, ऐसे तो बोलते हैं आप लोग। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। ठीक है, पैसिव का थोड़ा मतलब, पैसिव पे हम लोग तो वॉइसेस पढ़े नहीं है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको बेसिक वाला होगा ही, तो आप ये बोल सकते हैं सर पैसेंजर्स प्लूरल है ना, पैसेंजर्स प्लूरल है ना, तो इज यूज करेंगे कि आर यूज करेंगे, खुद ही बताइए। ऑब्वियसली पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग आर यूज करेंगे, तो सेंटेंस हमारा तैयार हुआ, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है ना, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। समझ गए आप लोग ना, बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स आई है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो ये ऑप्शन आपका सही हुआ, ये भी रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत क्या, आप लोग टाइप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 2 क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन। सोनू डैश द दिल्ली, सोनू डैश टू दिल्ली इन 1997। देखिए आपको बताया गया था टेंस में, ठीक है, कि जब भी पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं ना, इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, इट मींस व्हाट, है ना, इट रेफर्स टू पास्ट एंड डेफिनेट बेसिकली। ठीक है, जब भी आप पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को बताएंगे तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सिंपल सा सेंटेंस आप बोलते हैं ना, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो 1947 इन फैक्ट है क्या सर, तो 1947 इन फैक्ट पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है ना, अगर हम बोले इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950, तो 1950 इन फैक्ट क्या है, तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, समझ रहे, इसी वजह से हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस तैयार हुआ, देखिए यहाँ पे पैसिव में जा रहा है ना, पैसिव में जा रहा है कि सोनू डैश ट्रांसफर की बात हो रही है, तो ट्रांसफर करने का कोई काम और करेगा ना, कोई और काम करेगा। हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको चीजें, अभी तो थोड़ा बहुत जानते ही हो। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो उसका पैसिव वॉइस ट्रांसफर्ड हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, आपका सही, आपका आंसर राइट था ना। चलिए बहुत अच्छा, सोनू वॉज ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन भी है, इंडिया, देखिए अभी ये सेंटेंस बोले थे, इंडिया डैश इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड डैश रिपब्लिक इन 1950, बताइए पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है। जैसे अगर हम बोले ना कि आई वाज बोर्न ऑन 1998, आई वाज बोर्न, देखिए पास्ट की बात की जा रही है, 1998 भी क्या है सर, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है ना, इसी वजह से हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम, कभी भी आप पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात करोगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रेफर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हो गया इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे आपके पास बिकम और बिकेम 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बिकम, बिकेम एंड बिकम्स, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या फिल करेंगे बताइए।
बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड बिकेम रिपब्लिक, क्या बोला जाएगा सर, बिकेम रिपब्लिक इन 1950। ये ऑप्शन से गलत हुआ, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन। चलिए ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास में इतना ही करते हैं ना। ऐसा तो बोला गया था कि 50 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा है ना आपका क्लास ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोई देखिए आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोचेंगे प्रोजेक्टर पर डील करें इस चीज को, ठीक है ना। 1 बाय 1 क्वेश्चन स्लाइड किया जाएगा, है ना, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, हमें भी आसानी होगी चीजों को, और थोड़ा जल्दी भी हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्टर पे 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको टाइप करना है, ओके। आज तो आप लोग कोऑर्डिनेट किए, उसके लिए थैंक यू, ओके। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके इस सिस्टम को है ना प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।